किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में हमारे अधिकांश किसान मूंग की फसल लगाते हैं। अब मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए क्या करें, क्या नहीं करें, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ये देखिए, मूंग की फसल लगा तो ली, लेकिन जो उत्पादन है मैक्सिमम 4 से 5 कुंटल, इससे थोड़ा ज़्यादा या इससे थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जो उत्पादन हमें सही तरीके में या सही मायने में मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, एक तो वैरायटी। जो वैरायटी का सिलेक्शन किया है, वो वैरायटी किस प्रकार की है। दूसरा, खाद। हमने जो उर्वरक डाले थे, वो कौन कौन से उर्वरक डाले, किस समय डाले। तो जो सबसे लेटेस्ट वैरायटियाँ होती हैं, उनका सिलेक्शन करना चाहिए, और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हों उनका सिलेक्शन करना चाहिए। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये देखना है कि हम सबसे बड़ी गलती कर कहाँ रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कम समय में अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो इन सभी बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। हमारे भारत में काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो 1 एकड़ से 8 से 10 कुंटल तक उत्पादन लेते हैं, और कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो 4 से 6 कुंटल तक ही उत्पादन ले पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, अगर किसी भाई ने अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर भी लिया, तो उसको एक तो बोने का समय, दूसरा उसमें हमें कब नाइट्रोजन देना है, कब फास्फोरस देना है, कब पोटास देना है, इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जो मूंग की बुवाई होती है, वो वैज्ञानिकों के आधार पर 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है, इस मौसम में मूंग का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। उसके बाद हमने खेत की गहरी जुताई कर ली। खेत की गहरी जुताई करने के पश्चात सिंचाई भी कर दी। सिंचाई के बाद जब बेसल डोज का डालने का समय आया, तो उस समय हमने बेसल डोज में किन किन खादों की कितनी कितनी मात्रा डाली, आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र, और आप देख रहे हैं कान्हा फार्मिंग। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर ज़रूर बताएं। जैसे हम दलहन वर्गीय फसलें लगा तो रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनका शेड्यूल बदल जाता है। इसके बाद इन सभी चीज़ों की आवश्यकता अनाज वर्गीय फसलों को भी होती है, लेकिन उनका भी शेड्यूल बदल जाता है। किन किन स्टेज पर हमें इनको देना है, फसलों के हिसाब से खाद और जो उर्वरक हैं, उनका शेड्यूल किस प्रकार से रखना है। मूंग की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बुवाई का सही समय। वो तो मैंने आपको बताया ही था कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मूंग की बुवाई करनी चाहिए। हमने बीज दर जो है, वो बीज दर 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब फार्मिंग से चैनल में सभी किसान उचित भाइयों को मानी स्वागत जाती है। आप देख सकते हैं दवाई डालने के बाद उसके बाद ये किसान तलवार किस मूंग विधि का से खेत बोना है, चाहता है। जिसमें पानी अगर चल रहा किसान है। ये 8 छिटकवा एकड़ का विधि से प्लाट अगर है, मूंग की खेती ये आप देख सकते करता है, हैं। तो भाई वो जो दाना ऊपर रह इसमें गया, पानी चल रहा है, उसका जर्मिनेशन नहीं आज हो ही शुरू पाएगा, किया है पानी अभी। जिससे धन्यवाद। किसान को थोड़ा नुकसान होगा। अगर किसान सीड ड्रिल के माध्यम से अगर बुवाई करता है, तो अवश्य ही जो जर्मिनेशन रेशो है, वो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है,
वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज से बीज की जो दूरी है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि बीज से बीज की दूरी अगर ज़्यादा रखते हैं तो जो हमारा प्रति एकड़ के हिसाब से पौधों की संख्या है वो कम रह जाती है, जिससे हमारे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और लास्ट जब फसल पककर तैयार होती है तो उस समय मूंग के जो पौधे हैं वो पीला पड़ने की थोड़ी संभावना रहती है। जब बुवाई हमने की थी तो उस समय हमने बीजों को बीजोपचार किया या नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर बीजों को बीजोपचारित नहीं किया तो उसमें फंगल डिजीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को राइजोबियम कल्चर से बीजोपचारित करना चाहिए। पहले कोऑपरेटिव संस्थाओं के द्वारा राइजोबियम कल्चर आता था, सूडोमोनास भी आता था, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो किसान को मार्केट से ही लाना पड़ेगा। जो खाद हम लाते हैं उसी के साथ राइजोबियम कल्चर भी दिया जाता था, लेकिन अब किसान को अलग से राइजोबियम कल्चर खरीदना पड़ता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर से अगर बीज को बीजोपचारित कर लिया जाता है तो जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में जो राइजोबियम बनता है वो अच्छी तरह से प्रभावी होता है और हमारी जो फसल है वो हरी भरी बनी रहती है। मानो किसान ने अगर 50 रुपये के राइजोबियम कल्चर से अगर अपने बीजों को बीजोपचारित कर लेता है तो पकते टाइम जब फसल का उत्पादन होगा तो उस समय हमें भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इनका क्या फंडा होता है हमारी फसल में, तो इनको समझना अति आवश्यक होता है। दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन बहुत कम दिया जाता है। अब 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 केजी नाइट्रोजन, और यह नाइट्रोजन बुवाई के समय दिया जाता है। फास्फोरस 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, या इसकी मात्रा को आधा कर दिया जाए 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस। अब पोटास को भी लगभग 10 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। अगर पोटास को हम नहीं डालते हैं तो हमारी फसल है उसमें पीलापन भी आ जाता है, और अगर फसल में पीलापन एक बार आ जाता है तो अगर उसमें हम बाद में पोटास की मात्रा डालते हैं तो वो पीलापन बहुत ही कम मात्रा में हट पाता है, जिससे हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये जो हमने बेसल डोज के रूप में जो खाद बताए हैं, इन खादों को बुवाई के समय ही डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यदि कोई पौधा कमज़ोर दिखाई दे या फसल कमज़ोर दिखाई दे तो NPK का ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। पौधे को जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसको वो एब्जॉर्ब करके फसल को बहुत अच्छा बनाए रखता है। और जो पानी देने का जो तरीका है, अगर किसान फ्लड इरिगेशन से अगर पानी देता है तो ये ज़रूर ध्यान में रखे कि जो हमारे खेत में खरपतवार उगे हुए हैं उनको समय समय पर निकलवाते रहें। या अगर किसान ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर सिंचाई करता है तो मेरा मानना यह है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से अगर किसान सिंचाई करता है तो उनके उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब तापमान ज़्यादा होता है तो स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करने पर पौधों का जो तापमान है वो भी कम हो जाता है और ज़मीन का तापमान तो साथ में कम होता ही होता है। तो भाइयों, हमारे द्वारा जो बताई हुई जानकारी है वो आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। धन्यवाद किसान भाइयों।